हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फाइव वीडियो। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए सॉल्यूशन के अंदर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉर्मलता। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलता। देखिए इस क्लास से पहले हम क्या पढ़े थे? फॉर्मलता पढ़े थे, ठीक है। वो आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको मैंने होमवर्क भी दिया था और वो कंप्लीट कर लिए होंगे। देखिए आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलता। क्या पढ़ेंगे? नॉर्मलता। नॉर्मलता तो हेडिंग लिखना, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, क्या? नॉर्मेलिटी। देखिए अगर हम बात करते हैं फॉर्मलता की, फॉर्मलता, अगर फॉर्मलता की बात करें, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता क्या थी? फॉर्मलता, देखिए अगर हम फॉर्मलता की बात करें तो फॉर्मलता क्या थी? कि जो फॉर्मलता थी आयनिक विलेय का, क्या? आयनिक, आयनिक विलेय, आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम सूत्र द्रव्यमान के अंदर हमने क्या किया था? आयतन लीटर का भाग दिया था, तो हमें क्या मिला था? फॉर्मलता मिली थी, ठीक है। अब देखिए जो नॉर्मलता होती है उस नॉर्मलता को हम कैपिटल एन के द्वारा डिनोट किया जाता है। किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा? कैपिटल एन के द्वारा। अब बात आती है कि जो फॉर्मलता है वो तो क्या है? आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान है। लेकिन जो नॉर्मलता होगी वो क्या होगी? देखिए नॉर्मलता होगी विलेय का तुल्यांकी भाग के अंदर यदि आयतन लीटर का भाग दिया जाता है तो क्या मिलेगा? नॉर्मलता मिलती है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या रहेगी? इसके लिए ट्रिक रहेगी कि जो नॉर्मलता है वो क्या होगी? विलेय का, विलेय का, विलेय का ग्राम, विलेय का ग्राम तुल्यांकी, विलेय का ग्राम तुल्यांकी, क्या? विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार के अंदर अगर विलेय के आयतन लीटर का भाग दिया जाता है तो क्या मिलेगा? अपने को नॉर्मलता मिलती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या फर्क है। फॉर्मलता में तो क्या होगा? आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान के अंदर आयतन लीटर का भाग दिया जाएगा, लेकिन जब विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार के अंदर आयतन लीटर का भाग दिया जाता है तो क्या मिलेगा? अपने को नॉर्मलता मिलती है। क्लियर है? अब देखिए अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो इसके लिए डेफिनेशन क्या थी कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान फॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने पास आयतन है, आयतन जब भी टर्म आता है तो निश्चित तापमान के लिए बोला जाता है, इसलिए क्या बोला जाएगा? निश्चित ताप पर 1 लीटर विलेय आयतन में उपस्थित आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या कहलाता है? फॉर्मलता। अब ऐसे देखिए यहाँ पे आयतन का टर्म है तो डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा? निश्चित तापमान। तो हम क्या बोलेंगे? निश्चित तापमान पर 1 लीटर विलेय के आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार क्या कहलाएगा? नॉर्मलता कहलाएगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ नोट कर लेंगे क्या? कि निश्चित ताप पर, निश्चित, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर 1 लीटर किसके अंदर? 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय, किसके? विलेय, विलेय का ग्राम, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार क्या कहलाएगा? नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता, नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाएगी? नॉर्मलता कहलाती है। अब देखिए जो नॉर्मलता है उसको हम स्मॉल एन, कैपिटल एन के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता कैपिटल एन से प्रदर्शित की जाती है, कैपिटल एन से प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। अब जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता भी क्या है? एक सांद्रता को सांद्रता को बताती है, विलेय की सांद्रता को बताती है, ठीक है। अब देखिए हमने इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक इसी प्रकार इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो नॉर्मलता होती है वो क्या होगी? ऊपर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे विलेय का, क्या लिखेंगे? विलेय का ग्राम, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार के अंदर किसका? आयतन लीटर का भाग दे दिया जाता है तो क्या मिलता है? नॉर्मलता मिलती है। ये हमारे पास क्या है? एक समीकरण बन चुका है,
क्या बन चुका है, एक समीकरण बन चुका है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास जो आयतन है लीटर है वो किसका होगा, आयतन होगा विलियन का होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कंप्लीट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसके अंदर, लीटर के अंदर। ओके, अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखना, विले का ग्राम, तुल्यांकी, भार अपोन विलेन का आयतन लीटर के अंदर, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक समीकरण आ चुका है और इस समीकरण को हम नंबर कितना दे देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर विले का ग्राम तुल्यांकी भार अगर हमें पता लग जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुटअप कर सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलता कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विले का ग्राम तुल्यांकी भार कैलकुलेट करते हैं। देखिए जो कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए ग्राम तुल्यांकी भार होता है, देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये ग्राम है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि ग्राम अपोन तुल्यांकी भार, बट्टे में क्या लिखेंगे, तुल्यांकी भार। देखिए ग्राम और तुल्यांकी भार है, दो वर्ड अपने पास, यहाँ पे ग्राम को तो ऊपर लिखा और तुल्यांकी भार को कहाँ पे लिखा, नीचे। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो ग्राम है उसको तो W और जो तुल्यांकी भार है उसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट। क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट वेट, इसलिए इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, E लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो ग्राम तुल्यांकी भार होगा वो किसके लिए होगा, विले के लिए होगा। किसके लिए होगा, विले के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, WV और EB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, EB लिख सकते हैं। इसलिए फाइनली अगर इसका मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो क्या बनेगा, देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, ये फॉर्मूला का था। ठीक है, तो देखिए इसलिए फाइनली क्या बनेगा, देखते जाना। इसलिए नॉर्मलता बराबर देखिए विले का ग्राम तुल्यांकी भार, अगर विले के सेंस में काम करेंगे तो विले का ग्राम तुल्यांकी भार WV अपॉन EB और आयतन लीटर में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, WV अपॉन EB और आयतन किसके अंदर आ चुका है, लीटर के अंदर आ चुका है। ठीक है, किसके अंदर आ गया है, लीटर के अंदर, WV अपॉन EB। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, हाँ देखिए WV अपॉन EB अपॉन आयतन लीटर के अंदर। ओके, अब देखिए इस समीकरण को सोल्व करते हैं आगे। नॉर्मलता बराबर WV अपॉन EB इंटू आयतन लीटर के अंदर। अब देखिए ये फॉर्मूला है, इसके अंदर आयतन है लीटर के अंदर, लेकिन हम चाहते हैं कि ml में हो, तो इस समीकरण को क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए नॉर्मलता बराबर क्या बनेगा फिर, WV अपॉन EB इंटू आयतन इन ml में क्या किया हमने, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और यही नॉर्मलता कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको देखिए समीकरण 1 है, अगर विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार दिया जाता है और विलेय का आयतन लीटर में दिया जाता है तो हम नॉर्मलता समीकरण 1 की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये हमारे पास कौन सा समीकरण है, समीकरण 2। इस समीकरण 2 की सहायता से अगर आपका विलेय का भार दिया जाए और हमें ईबी क्या है, तुल्यांकी भार, ईबी क्या है, तुल्यांकी, अगर तुल्यांकी भार हमें पता हो विलेय का तो हम क्या करें, और आयतन ml के अंदर, किसके अंदर, ml के अंदर पता हो तो हम नॉर्मलता समीकरण 2 की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने फार्मता के अंदर डेरिवेशन की थी, ठीक इसी प्रकार की डेरिवेशन इसके अंदर है। ठीक है, वहां पे भी हमने, वहां पे क्या था, यहाँ पे ग्राम सूत्र द्रव्यमान था, तो ग्राम बट्टे हुए सूत्र द्रव्यमान था वहां पे, तो हमने ग्राम और सूत्र द्रव्यमान के अंदर भाग दिया था। लेकिन यहाँ पे जो ग्राम तुल्यांकी भार है, यहाँ पे क्या है, ग्राम तुल्यांकी,
तो ग्राम के अंदर तुल्यांकी भार का भाग देंगे तो ग्राम तुल्यांकी भार मिल जाता है। ठीक है, और जो ग्राम है उसको डब्ल्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है और तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट होता है, इसलिए इसको किससे डिनोट करेंगे, ए के द्वारा डिनोट कर देते हैं। अब ये विलय के लिए होगा तो हम डब्ल्यू बी ई बी पुट अप करके समीकरण कहाँ पे रख सकते हैं, एक में रख सकते हैं और डेरिवेशन करके ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए जहां पे अपने पास क्या है कि जो एन है वो तो क्या है, नॉर्मलता है, ये तो नॉर्मलता है, लेकिन जो डब्ल्यू बी है, देखिए बी किसके सेंस में होता है, विलय के सेंस में, और ए किसके सेंस में होता है, विलय के सेंस में होता है। ठीक है, देखिए अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इस सॉल्यूशन को शुरू से देखिए, शुरू से वॉल्यूम 1 से देखेंगे, वॉल्यूम 1 फिर वॉल्यूम 2। अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बी और ए आ रहा है। ए तो विलय के लिए बोला जाता है, ए किसके लिए बोला जाता है, विलय के लिए बोला जाता है। ठीक है, और बी किसके लिए बोला जाता है, विलय के लिए बोला जाएगा, किसके लिए बोला जाएगा, विलय के लिए। अगर आपको इस तरीके से टर्म आते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देख सकते हैं शुरू वाले तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखना कि हमारे पास डब्ल्यू भी है, अब बी तो विलय है और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू द्रव्यमान, तो हम क्या बोलेंगे, विलय का क्या, द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, भार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भार, भार या द्रव्यमान। ठीक है, ध्यान रखना कि फिजिक्स के अंदर द्रव्यमान और भार को अलग अलग माना जाता है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर द्रव्यमान और भार को एक लेकर के काम करना। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखना ईबी क्या है, ईबी है विलय का ग्राम तुल्यांकी भार। ईबी क्या है, विलय का ग्राम तुल्यांकी भार है। और वी क्या है, वी लीटर के अंदर, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और वो भी किसके अंदर है, लीटर में है। ओके, अब देखिए अब बात आती है कि जो नॉर्मलता है इसके मात्रक क्या है, नॉर्मलता का मात्रक, नॉर्मलता का मात्रक। देखिए अगर हम नॉर्मलता की मात्रक की बात करें तो कौन से फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, समीकरण 1 की सहायता से ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राम तुल्यांकी भार है अपॉन आयतन लीटर के अंदर, तो क्या बनेगा, ग्राम तुल्यांकी भार बटे हुए लीटर, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे बनेगा ग्राम तुल्यांकी भार अपॉन लीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए अगर लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो लीटर इनवर्स हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ग्राम तुल्यांकी भार इनटू लीटर इनवर्स 1। ठीक है, अब और क्या लिखा जा सकता है, देखिए नॉर्मलता को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन के द्वारा डिनोट करते हैं, तो इसका एक मात्रक और क्या हो सकता है, कैपिटल एन। देखिए इनका उपयोग कब किया जाता है, इनका उपयोग जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आंसर के साथ लिखते हैं, या तो आप एन लिख सकते हो वहां पे, या फिर क्या लिख सकते हैं कि ग्राम तुल्यांकी भार इनटू लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। तो मात्रक, देखिए मात्रक कहां से निकाले हैं, समीकरण 1 की सहायता से, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मलता क्या है, ग्राम तुल्यांकी भार बटे हुए आयतन लीटर में, तो ग्राम तुल्यांकी भार और बटे हुए लीटर, उसको ऊपर ले जाएंगे तो ग्राम तुल्यांकी भार इनटू लीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको एक और बोलते हैं जैसे नॉर्मल, और क्या बोला जाता है, नॉर्मल भी बोला जाता है, नॉर्मल। ठीक है, जैसे मोलरता के लिए मोलर, ठीक इसी प्रकार नॉर्मलता के लिए नॉर्मल बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए अब हम देखेंगे कि नॉर्मलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए अब हम क्या देखेंगे, प्रभाव, क्या देखेंगे, प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मलता है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव, किसका, ताप का प्रभाव। देखिए अगर हम बात करें नॉर्मलता क्या थी कि जो नॉर्मलता है वो विलय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ग्राम ग्राम तुल्यांकी भार, किसके अंदर, ग्राम तुल्यांकी भार के अंदर आयतन लीटर का भाग दिया जाता है, तो क्या मिलता है अपने को, नॉर्मलता प्राप्त होती है। देखिए नॉर्मलता क्या होती है, यदि ग्राम तुल्यांकी भार के अंदर आयतन लीटर का भाग दिया जाता है तो क्या मिलती है, नॉर्मलता मिलती है। अब देखिए जो नॉर्मलता है आयतन के उत्क्रमानुपाती है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो नॉर्मलता है वो आयतन की उत्क्रमानुपाती है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो आयतन है टेम्परेचर के समानुपाती होती है।
टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा। ओके, तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि आयतन टेम्परेचर के समानुपाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देखिए एक ही सॉल्यूशन का अगर हम बात करें सर्दियों में उसकी सांद्रता अलग होगी और गर्मियों में सांद्रता क्या होगी, उसकी कम होगी। देखिए सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होगा। अगर हम बात करें सर्दियों की, देखिए सर्दियों में क्या होगा, देखना सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है और इसलिए आयतन क्या होगा, कम होगा, और नॉर्मलता क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसका अपोजिट करें तो अगर गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आयतन ज्यादा होगा, आयतन ज्यादा होगा तो नॉर्मलता क्या होगी, कम होगी। तो क्लियर हो गया होगा, ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप का नॉर्मलता है आयतन की व्युत्क्रमानुपाती होती है। सर्दियों में एक ही विलयन की सांद्रता अलग होगी, गर्मियों में उसकी सांद्रता अलग होगी। ठीक है, दूसरा देखिए तनुता का प्रभाव। तनुता का प्रभाव, अब देखिए तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तनुता आयतन पे डिपेंड करती है। कोई सॉल्यूशन है 1 लीटर का है, ठीक है, हमने उसमें क्या किया है कि पानी डाल देंगे, मतलब तनुता बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा। अब जब आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, नॉर्मलता घट जाएगी। तो हम जानते हैं कि जो नॉर्मलता है वो आयतन की व्युत्क्रमानुपाती है, और आयतन है तनुता के समानुपाती है। ओके, और तनुता कब बढ़ेगी, जब हम इसमें जल डालेंगे, है ना, जल डालने पर। कब, जल डालने पर। अगर जल डालेंगे तो क्या होगा, तनुता बढ़ेगी, तनुता बढ़ेगी तो आयतन बढ़ेगा, लेकिन नॉर्मलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब है सांद्रता घट जाएगी। क्या हो जाएगी, सांद्रता। यूं समझो कि अपने पास क्या है कि 1 लीटर जल था। कितना लीटर जल था, 1 लीटर जल था, और मैंने इसके अंदर क्या डाली है कि चीनी डाल दी। मैंने क्या डाल दी, चीनी डाल दी। ठीक है, 1 लीटर के अंदर, और वो भी मैंने कितनी चम्मच, 5 चम्मच डाल दी। संख्या में कितनी डाली है, 5 चम्मच। लेकिन अब हमने क्या किया है कि इसके अंदर 1 लीटर, कितना, 1 लीटर जल डाल दी। जब 1 लीटर जल डालेंगे तो देखिए जल आयतन बढ़ेगा। पहले आयतन इतना सही था, पहले आयतन इतना ही था, लेकिन अब क्या हो गया कि आयतन बढ़ गया। देखो आयतन क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम बात करें कि इकाई आयतन में विलय के मोलों की संख्या, इकाई आयतन में चीनी के दानों की संख्या क्या होगी, चीनी के कणों की संख्या ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे आयतन बढ़ गया तो विलय के कण भी दूर दूर चले जाएंगे। यहाँ आयतन कम है, आयतन कम होने की वजह से क्या है, जो चीनी के कण है वो नजदीक नजदीक रहेंगे। तो इकाई आयतन में चीनी के कण ज्यादा तो सांद्रता ज्यादा होती। वो सांद्रता किससे डिसाइड करते हैं, विलय के कणों पर। विलय के कण, विलय की जितनी मात्रा होगी सांद्रता उतनी ज्यादा होगी। तो आयतन कम, कम आयतन में विलय के कण ज्यादा रहेंगे, इसलिए सांद्रता क्या होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इकाई आयतन में, अब आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ेगा तो विलय के कण पहले कम जगह पे थे, लेकिन आयतन बढ़ने पर क्या हो जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाते हैं, दूर चले जाते हैं। तो इकाई आयतन में चीनी के कणों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए वहां पे सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब नॉर्मलता घट जाएगी। यहाँ सांद्रता के रूप में हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मलता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मलता। इसलिए जल डालने पर क्या होगा, तनुता बढ़ेगी, आयतन बढ़ेगा, लेकिन नॉर्मलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं। जब हम मोलरता पढ़े थे तो हम वहां पे भी इस प्रकार के टर्म देखे थे। ठीक है, और इन टर्म का उपयोग जब फ्यूजन आता है, फ्यूजन के अंदर इस प्रकार के टर्म दिए जाते हैं, तो वहां पे इन टर्मों को पहचानना पड़ता है कि हमें सांद्रता दी गई है वो नॉर्मलता में दी गई या फिर मोलरता में दी गई है। देखिए अगर हम बात करें कि जो हमारे पास वन है, वन का मतलब होगा नॉर्मल विलयन। ओके, अगर 1 m होता है तो मोलर विलेन होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे n/2 है, इसका मतलब है सेमी नॉर्मल विलेन, और n/5 का विलेन दिया जाता है तो पेंटी नॉर्मल विलेन होगा वो। अगर n/10 का सॉल्यूशन दिया जाता है तो वो डेसी नॉर्मल विलेन होगा, और n/100 का सॉल्यूशन दिया जाता है तो वो सेंटी नॉर्मल विलेन होगा। और अगर मान लो कि n/1000 का सॉल्यूशन दिया जाता है तो मिली नॉर्मल सॉल्यूशन होगा, मिली नॉर्मल विलेन। तो ध्यान रखना कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/1
और इसको कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। इनका उपयोग कब किया जाता है, जब न्यूमेरिकल आते हैं तो इन प्रकार के टर्म हमें देखने को मिलते हैं, वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इन इंपोर्टेंट टर्म है, इन इंपोर्टेंट टर्म को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम पहचान लेंगे कि जो सांद्रता दी गई है वो किसमें दी गई है, नॉर्मलता में दी गई। क्लियर है, वीडियो पॉज कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन दिया जाता है और वहां पे क्वेश्चन क्या होता है, आयतन तो दिया नहीं जाता और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया जाता है, घनत्व दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, घनत्व। अगर मान लो कि घनत्व दे दिया जाता है और द्रव्यमान दे दिया जाता है तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो देखिए कि उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, देखना कि मान लो कि अपने पास क्या है, यदि यदि प्रश्न में क्या नहीं दे, आयतन ना देकर द्रव्यमान मतलब W की वैल्यू दी जाएगी, द्रव्यमान तथा घनत्व दे तो हम नॉर्मलता कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मलता को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता देखिए नॉर्मलता क्या होती है कि नॉर्मलता क्या होगी, यहाँ पे देखिए WB अपॉन EB इंटू आयतन इन ml के अंदर इंटू 1000, ये नॉर्मलता निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये नॉर्मलता का फॉर्मूला। अगर मान लो कि आयतन ml में दिया जाए, किसके अंदर दिया जाए, ml में, इन ml, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को आयतन ना दे करके, ये टर्म ना दे करके क्या दे दिया जाए, घनत्व दे दिया जाए, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम वहां पे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं चूंकि जो घनत्व होता है वो क्या होता है, वो जो घनत्व होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे हुए क्या होगा, आयतन होता है। घनत्व क्या होता है, देखिए घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे हुए आयतन। देखिए जो घनत्व होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे हुए आयतन होता है। क्या होता है, आयतन। देखिए जो द्रव्यमान होता है या तो W के द्वारा डिनोट किया जाएगा या फिर किसके द्वारा डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल m के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये किसका दिया जाएगा, ये सॉल्यूशन क्या दिया जाएगा। देखिए आयतन किसका होता है, आयतन यहाँ पे विलयन का है, तो यहाँ पे जो घनत्व होगा वो किसका होगा, वो विलयन का होगा। ध्यान रखना किसका होगा, विलयन। और यहाँ पे जो भार होगा वो भी किसका होगा, वो विलयन का होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आयतन है वो क्या होगा, वो विलयन का होगा। क्या होगा, विलयन का होगा, क्योंकि विलयन के टर्म में है। ठीक है, अब देखिए हमें आयतन नहीं दिया जाए लेकिन आयतन की वैल्यू तो रख सकते हैं ना, तो देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर ले आते हैं, तो आयतन होगा विलयन का, क्या, आयतन विलयन का बराबर W अपॉन D। तो यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान बटे हुए विलयन का घनत्व। ठीक है, अगर मैं इसको समीकरण 1 दूं, इसको समीकरण कितना 2, तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, देखिए 2 का मान रखेंगे तो क्या बनेगा, देखना कि जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता इक्वल टू क्या बनेगा, WB अपॉन EB इनटू ये वाला तो क्या बनेगा, देखना अगर जो आयतन की वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, देखना क्या बनेगा, W अपॉन D, और ये किसके लिए है, विलयन के लिए, किसके लिए, विलयन, और ये भी किसका हो जाएगा, घनत्व विलयन का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, देखना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए नॉर्मलता बराबर तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखना WB अपॉन EB। अब देखिए यहाँ पे तो अपने पास क्या है, 1000 है। देखिए ये W विलयन क्या होगा, विलयन का जो द्रव्यमान होगा वो तो नीचे ही रहेगा, लेकिन जो घनत्व है बटे में वो ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, घनत्व है वो किसका होगा, विलयन का। क्या होगा, विलयन का। ठीक है, और बाकी जो विलयन का द्रव्यमान है वो कहाँ पे रह जाएगा, नीचे रह जाएगा।
तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, विलेन का द्रव्यमान, विलेन का द्रव्यमान। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। या तो आप इस समीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको क्या दिया जाए, विलेन का द्रव्यमान और विलेन का घनत्व दिया जाए, तो वैल्यू रख करके हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मलता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। इसको अगर समीकरण 3 तो इसको समीकरण 4। ठीक है, तो आप इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं और इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि नार्मलता और मोलरता में क्या संबंध है। ठीक है, नार्मलता और मोलरता के अंदर क्या रिलेशन होता है। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि नार्मलता दे दी जाती है और मोलरता पूछ ली जाती है, या फिर मोलरता दे दी जाती है और नार्मलता पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आप अगर हमें इन दोनों का रिलेशन का समीकरण पता लग जाए तो हम निकाल सकते हैं इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, संबंध क्यों निकाला जाता है, संबंध इसलिए निकाला जाता है कि जब नार्मलता, किसी दो चीजों के बीच में संबंध होता है ना, तो क्या होता है कि एक की वैल्यू दी जाती है, दूसरी की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो अगर हम उनके संबंध का फॉर्मूला पता है तो हम इस पर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नार्मलता, नार्मलता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, WB अपॉन EB इंटू आयतन इन ml के अंदर इंटू 1000। ठीक है, ये तो समीकरण हो गया है, किसके लिए समीकरण है, नार्मलता के लिए है। ठीक है, अगर हम मोलरता की बात करें तो मोलरता क्या होती है, देखना, इसके अंदर WB अपॉन MB इंटू आयतन इन ml के अंदर, किसके अंदर, ml के अंदर, इन ml। ठीक है, इन ml इंटू 1000 और समीकरण कितना, 2। अब देखिए, इनमें संबंध आसान है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 के अंदर भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, समीकरण 1 और 2 के अंदर भाग दे देंगे, दे दिए भाग। अब जो कॉमन वैल्यू है इनको क्या कर देंगे, काट देंगे। देखिए, 1000 से 1000 कट जाएगा, आयतन ml में था वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए, ये वाली वैल्यू बची होगी, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, कि जो नॉर्मलता है n अपॉन m, n अपॉन m, तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे तो क्या बचा है, WB अपॉन EB, क्या बचा है, EB, और यहाँ पे क्या बचा है, WB अपॉन MB। अब देखिए, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मलता निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलता को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें, देखिए एक टर्म और भी कट रहा है यहाँ पे, क्या क्या, WB है, यस WB है, तो इसको भी हम क्या क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसका मतलब है कि जो फाइनली इक्वेशन बना है वो फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से बना, क्या, a बटे AB और a बटावा MB। अब हमें क्या करना है कि n अपॉन m इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, 1 बटे वे EB इंटू MB अपॉन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका आगे इधर में सोल्व कर देता हूँ। देखिए, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि जो n अपॉन m है इक्वल टू क्या बनेगा, MB अपॉन EB, क्या बनेगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, नार्मलता निकाल सकते हैं कैसे, मोलरता को उधर भेज दो तो क्या मिल जाएगी अपने को, नार्मलता मिल जाएगी। तो देखना कि जो नार्मलता है इक्वल टू m इंटू MB अपॉन EB। ठीक है, तो इस समीकरण की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, नार्मलता कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा ये देखना कि जो इन दोनों की जो वैल्यू होती है उसको हम क्या कहेंगे, मोलरता इनटू, इसको बोला जाता है वैलेंसी, वैलेंसी मतलब है संयोजकता गुणांक। क्या होता है ये, संयोजकता गुणांक, संयोजकता, संयोजकता गुणांक, क्या होगा ये, संयोजकता गुणांक। ठीक है, तो ये फाइनल इक्वेशन आ चुका है, इस फाइनल इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नार्मलता। देखिए, अगर मोलरता दे दे तो नॉर्मलता कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मलता दे दे तो मोलरता कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी संयोजकता गुणांक, इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो संयोजकता क्या है, अम्ल के लिए अलग होती है, क्षार के लिए अलग होती है, लवण के लिए अलग होती है। तो संयोजकता गुणांक कैसे निकाला जाता है, अगर हमें ये पता लग जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, नार्मलता या फिर मोलरता कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण क्या बताएगा, नार्मलता और मोलरता के बीच में जो संबंध होता है ना वो बताता है। क्लियर है, तो देखिए हमारे पास समीकरण 1, समीकरण 2 और ये कौन सा समीकरण आ चुका है, ये समीकरण 3 आ चुका है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो नार्मलता है, नार्मलता बराबर क्या होती है, मोलरता को उसको संयोजकता गुणांक से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो क्या प्राप्त हो जाएगी, नॉर्मलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, नॉर्मलता के अंदर हम देखते हैं कि जो नॉर्मलता होती है वो क्या होती है। नॉर्मलता होती है, देखना, डब्ल्यू वी अपॉन ई वी इंटू आयतन लीटर के, सॉरी इसके अंदर एमएल में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इन एमएल इंटू क्या लगा देंगे, 1000। देखिए आपको विलेय का द्रव्यमान लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया जाएगा। लेकिन बात आती है कि तुल्यांकीय भार, तुल्यांकीय भार कैसे कैलकुलेट करें, विलेय का तुल्यांकीय भार। देखिए विलेय का तुल्यांकीय भार हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए वो ही सीखेंगे सबसे पहले कि जो विलेय का तुल्यांकीय भार है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए तुल्यांकीय भार, तुल्यांकीय भार को इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पे शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, ए, और विलेय का होगा, है ना। तो इक्विवेलेंट तुल्यांकीय भार को किससे डिनोट किया जाएगा, ई के द्वारा डिनोट किया जाएगा। किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा, ई के द्वारा। अगर विलेय का तुल्यांकीय भार कह रहे तो उसके क्या लगा देंगे अपन, ई भी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ई भी। ठीक है, तो देखिए तुल्यांकीय भार क्या होता है कि जो तुल्यांकीय भार है, तुल्यांकीय भार मतलब क्या है, ई। अगर हम अनुभार के अंदर, अनुभार के अंदर संयोजकता का भाग दे देंगे, क्या, वैलेंसी का, किसका, वैलेंसी का भाग दिया जाता है, तो क्या मिलेगा अपने को, तुल्यांकीय भाग। देखना वापस देखना, अगर अनुभार के अंदर किसका भाग, संयोजकता का, किसका, संयोजकता का भाग दिया जाता है, संयोजकता। देखिए संयोजकता गुणांक, क्या, संयोजकता गुणांक का भाग दिया जाता है, तो क्या मिलेगा अपने को, क्या मिल जाता है, तुल्यांकीय भार मिल जाएगा। ठीक है, तो संयोजकता गुणांक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वैलेंसी फैक्टर। क्या बोला जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। अब देखो शॉर्ट में क्या बोला जा सकता है, वैलेंसी फैक्टर। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि जो तुल्यांकीय भार है वो क्या है, एम अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो ये वाला इक्वेशन बना होगा। ठीक है, यानी कि अनुभार के अंदर वैलेंसी फैक्टर मतलब संयोजकता गुणांक का भाग दे दिया जाता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तुल्यांकीय भार मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं तत्व का तुल्यांकीय भार। हाँ, अब देखिए जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, तत्व का निकालेंगे सबसे पहले। तत्व का, तत्व का तुल्यांकीय भार। देखिए अगर हमारे पास क्या है, वैलेंसी फैक्टर है, जो वैलेंसी फैक्टर होगा मतलब संयोजकता गुणांक होगा। तत्व का निकालेंगे तो संयोजकता, जो संयोजकता गुणांक है मतलब वैलेंसी फैक्टर अलग होगा। अम्ल हो तो अम्ल के लिए वैलेंसी फैक्टर मतलब संयोजकता गुणांक अलग होगा। क्षार होगा तो क्षार के लिए संयोजकता गुणांक अलग होगा, लवण के लिए अलग होगा। तो देखना तत्व का तुल्यांकीय भार, जो तत्व का तुल्यांकीय भार होगा, तत्व का तुल्यांकीय भार, इसको निकालने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा, तत्व के लिए, किसके लिए, तत्व के लिए, तत्व के लिए ध्यान रखना, तत्व के लिए जो मोलिकुलर मास होता है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को किससे डिनोट करते हैं, एक के द्वारा डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो तत्व का जो तत्व के लिए जो मोलिकुलर मास होगा वो एटॉमिक मास के बराबर होगा। कैसे, देखना, जैसे मान लो कि सोडियम है, तो सोडियम का 1123 होता है। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास यहाँ पे कितना होता है, 23 होता है। अगर हम इसका अनुपात निकालने लग गए तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें सोडियम की संख्या कितनी है, 1 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। तो फाइनली कितना आएगा, 23 ही आएगा। अब और ये किसके बराबर है, एटॉमिक मास के बराबर है। तो यानी कि तत्व का जो अनुभार होता है वो एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। तो हम यहाँ पे जो m है, m की जगह क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब a अपॉन, अब देखिए वैलेंसी फैक्टर, तत्व के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो क्या होगा, तत्व के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो वैलेंसी होती है, वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी। वैलेंसी को हिंदी में कहते हैं संयोजकता, क्या बोलेंगे, संयोजकता। अब जैसे मान लो कि हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, सोडियम, सोडियम का हमें क्या निकालना है, तुल्यांकीय भार निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना है। तो देखिए सोडियम के लिए, सोडियम के लिए हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23 होता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 23। अब बात आती है संयोजकता, संयोजकता का पता कैसे करते हैं,
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन संयोजकता को दर्शाते हैं। 2 8 1। अब देखिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 1 होगी, तो यहाँ पे क्या होगा वैलेंसी, वैलेंसी यही संख्या क्या है वैलेंसी है, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे 1s2 है, 2s2 है, 2p6, 3s1, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया इसका, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, तीसरा इसका बाइथम कोष होगा और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है, इसकी वैलेंसी यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए इसके संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंसी संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम क्या कर देंगे 1, इसकी संयोजकता कितनी है 1 है, तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा 23 ही आएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है कि मैग्नीशियम के लिए निकालना है, मैग्नीशियम का हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है, तुल्यांक की बात। तो देखिए मैग्नीशियम के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका एटॉमिक मास कितना है, तो देखिए मैग्नीशियम के लिए 12 24, देखिए एटॉमिक मास कितना हो गया इसका 24 हो गया, ओके 24। अब बात है इसकी संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है वो चेक करना पड़ेगा, देखिए 2 8 2, तो पता लग गया होगा कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 2 होगी, तो यहाँ पे 2 रखेंगे और कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम का क्या होगी, मैग्नीशियम के लिए तुल्यांकी भार होता है 12 होता है, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोविन्यास के द्वारा भी पता कर सकते हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रोविन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है, इसकी वैलेंसी हो गई है 2 हो गई है, ठीक है। ऐसे हम वैलेंसी का पता कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का हमें क्या निकालना है तुल्यांकी भार निकालना है, तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो देखिए एल्यूमिनियम के लिए कितना होता है, एल्यूमिनियम के लिए होता है 13 27। अब देखो एटॉमिक मास कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 27। अब बात आती है कि इसकी संयोजकता कितनी है, संयोजकता क्योंकि एटॉमिक मास तो रख दी हमने, लेकिन संयोजकता कितनी होती है, तो इसका होता है 2 8 3, तो देखिए इसके वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी हो चुकी है 3 हो चुकी है, ठीक है, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 3, अब 3 लिखेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अम्ल का क्या तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं और क्षार का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए अब हम देखेंगे कि जो अम्ल है अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। सेकंड है अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार। देखिए जो अम्ल का तुल्यांकी भार है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अम्ल के लिए क्या कहेंगे उसका अनुभार अपोन, अम्ल के लिए क्षारकता यूज करेंगे और क्षार के लिए अम्लता यूज करेंगे। तो अम्ल है तो अम्ल के लिए किसका उपयोग करेंगे क्षारकता, क्षारकता, क्षारकता का भाग दे दिया, अनुभार के अंदर क्षारकता का भाग दे देंगे। एम क्या है यहाँ पे अनुभार है, ठीक है, एम क्या है अनुभार है। इस फॉर्मूले की सहायता से अम्ल का तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बात आती है क्षारकता क्या होती है, कोई भी अम्ल है जितना H प्लस आयन डोनेट करता है रिलीज करता है उसी वह संख्या क्या कहलाएगी क्षारकता, यानी कि अम्ल द्वारा त्यागे गए H प्लस आयनों की संख्या क्या कहलाएगी क्षारकता कहलाएगी। जैसे मान लो कि एग्जांपल हमारे पास है HCl, अगर हम HCl की बात करें तो वाटर में डालेंगे, अब इसको वाटर में डालेंगे तो एक तो H प्लस आयन देगा, दूसरा क्या देगा Cl माइनस देगा, ठीक है, एक तो H प्लस आयन देगा दूसरा क्या देगा Cl माइनस। अब देखिए यहाँ पे H प्लस आयन की संख्या कितनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस आयन की संख्या है 1 है, नंबर ऑफ H प्लस आयन यहाँ पे कितनी 1 है, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी, इसलिए इसकी क्षारकता होगी 1 होगी, ठीक है। तो अगर हम क्या निकालेंगे HCl का अगर हम तुल्यांकी भार निकालने लगे तो देखिए इसका अनुभार की बात आती है, इसका अनुभार कैसे निकालते हैं। देखिए अगर हम बात करें HCl का अनुभार तो देखिए
HCl का तुल्यांकी वहां निकालते हैं क्योंकि आयन है। अब देखिए इसके लिए कितना होगा, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। देखिए अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए तो 1 होता है, क्लोरीन के लिए कितना होता है 17, 35.5 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोजन की संख्या 1 है और इसका एटॉमिक मास कितना हुआ 1, प्लस यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है 1 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। ओके, सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 35.5 कितना मिलेगा 36.5। तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि HCl का देखिए अनुपात कितना होगा 36.5। दूसरा, अब बात आती है चालकता। HCl की चालकता कितनी है, देखिए कितना रिलीज कर रहा है, ये केवल और केवल एक H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए इसके अंदर एक का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये HCl का क्या निकल के आ चुका है, HCl का निकल के आया है तुल्यांकी भार। ओके, क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए, दूसरा मान लो कि अपने पास क्या है H2SO4 है, H2SO4 का हमें क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है। ठीक है, तो जब तुल्यांकी भार निकालेंगे तो सबसे पहली बात आती है कि इसका अनुभार कितना है। तो अनुभार कैसे निकालेंगे, अनुभार H2SO4 का, जब H2SO4 का अनुभार निकालते हैं तो 98 AMU प्राप्त होता है। तो इसका अनुभार तो कितना हो गया 98, इसका मतलब है m की वैल्यू तो पता लग गई। दूसरी बात आती है कि ये कितना H प्लस आयन रिलीज करता है। देखिए अगर इसके H प्लस आयन की रिलीज की बात करें तो H2SO4 है, अगर हम इसको क्या करेंगे पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा, दो तो H प्लस आयन देता है और SO4 -2। तो देखिए H प्लस आयन की संख्या कितनी है यहाँ पे 2, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी 2 होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ H प्लस आयन है वो कितना है 2 है, और 2 संख्या की वो क्या कहलाएगी क्षारकता, क्या कहलाएगी क्षारकता करें। तो इसकी क्षारकता कितनी है 2, इसके अंदर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जब इसके अंदर भाग देंगे तो 49 आ जाएगा। तो इस प्रकार से H2SO4 का जो तुल्यांकी भार होता है वो कितना होता है 49 होता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा। अब देखिए हमारे पास जो H प्लस होता है वो क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा रहता है, वही निकलता है। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, अपने पास है H3PO4 है का हमें क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर मास के अंदर अनुभार के अंदर क्या कर देंगे, इसकी क्षारकता का भाग दे देंगे। बात आती है कि इसकी क्षारकता कितनी होगी। देखिए इसकी जो क्षारकता होगी, क्या यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, क्या तीनों की तीनों रिलीज कर सकता है क्या। देखिए जब भी कोई हमारे पास क्या ऑक्सी एसिड होगा, देखिए ये ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है फास्फोरस है। ऑक्सी एसिड में से H प्लस आयन वही निकला करता है जिसमें अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हो। मतलब है कि जो हाइड्रोजन है अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, इनसे अगर जुड़ा रहता है तो वो क्या होगा H प्लस आयन के रूप में निकलता है। देखिए हम बात कर लेते हैं कि जो H3PO4 है, क्या ये कितना H प्लस आयन रिलीज करेगा। देखिए सबसे पहले बात आती है कि जो हमारे पास H3PO4 है, देखिए H3PO4 है, इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है फास्फोरस है। तो देखिए फास्फोरस को लिखेंगे। अब इसमें एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो हम क्या लगा देंगे, एक ऑक्सीजन को इसके यहाँ पे लगा देंगे, सिर पे लगा देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास और भी ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो एक OH को हम इस तरीके से लगा सकते हैं। अब देखिए अब जांच करेंगे क्या कि H3PO4 था अपने पास, एक फास्फोरस काम में आ गया इसलिए काट देंगे फॉर्मूले में से। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन कितने काम में आ चुके हैं 2, स्ट्रक्चर में 2 काम में आ चुके हैं, बचे कितने होंगे 2 बच गए होंगे। ठीक है, दूसरे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना काम में आया 1, बचा कितना हाइड्रोजन यहाँ पे 2, तो कितने हाइड्रोजन बचे 2। अब दोनों हाइड्रोजन क्या होते हैं कि इन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो ऐसे लिखा जा सकता है इनको, क्या ऐसे। देखिए अब यहाँ पे देखिए जो 3 हाइड्रोजन है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या निकलेंगे H प्लस आयन के रूप में निकल जाएंगे। ये H प्लस आयन के रूप में निकलेगा, ये भी H प्लस आयन के रूप में निकलेगा और ये भी क्या निकलेगा H प्लस आयन के रूप में निकलेगा। इसलिए जो H3PO4 है इसकी क्षारकता कितनी हो गई, इसकी जो क्षारकता है, क्षारकता
क्षारकता, इसकी जो क्षारकता है वो 3 हो गई है। तो हम यहाँ पे कितने इसके अनुभार के अंदर 3 का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H3PO4 का तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे देखो, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है H3PO3 है का हमें क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका अनुभार कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी क्षारकता का भाग देंगे, अनुभार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बात आती है इसकी क्षारकता कितनी है। क्षारकता कैसे चेक करते हैं, देखिए जिस प्रकार से हमने H3PO4 की क्षारकता चेक की है, ऐसे हम क्या किसकी चेक कर लेते हैं, H3PO4 की चेक कर लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लो कि हमारे पास है H3PO3 है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, फास्फोरस है, तो हम लिख देंगे क्या, फास्फोरस। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके सिर पे लगा देंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बचा होगा क्योंकि एक तो काम में आ गया ना, 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं और 3 हाइड्रोजन, एक OH को हम ऐसे लगा देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, चेक किए थे। ठीक है, तो जांच कर लेते हैं। देखिए H3PO3 है, इसमें एक फास्फोरस काम में आ गया तो काट देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी काम में आई, 2, तो यहाँ 3 है तो बच्चा कितना होगा, एक ऑक्सीजन बचा होगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना काम में आया, एक, और यहाँ पे कितने हैं, 3, तो बच्चे कितने होंगे, एक तो काम में आ चुका है, 3 में से एक तो काम में आ चुका है, एक तो कितने बचे होंगे, 2, तो एक हाइड्रोजन तो क्या है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना सकता है। अब ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है तो एक वैलेंसी इसके भी फ्री कर देते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं OH और डायरेक्ट H। अब देखना कि यहाँ पे हमारे पास तीन हाइड्रोजन है, 2 तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं और एक फास्फोरस से जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इनकी बात करें तो इनकी विद्युत ऋणता में अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन फास्फोरस हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग सेम है, पोलर बॉन्ड नहीं है, इसलिए टूटेगा नहीं। इसलिए ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला टूट जाएगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा, यहाँ H+ आयन मिलेगा। इसलिए H3PO3 की जो क्षारकता है, क्षारकता, इसकी जो क्षारकता है वो कितनी आएगी, 2 आएगी। अब यहाँ पे कितने का भाग देंगे, हम 2 का भाग देंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा, H3PO3 का तुल्यांकी भार हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि H3PO4 दूसरा H3PO3 का तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अनुभार निकालना, अगर आपको अनुभार निकालना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर 11 के कुछ वीडियो दिए गए हैं, वहाँ पे पहला वीडियो दूसरा वीडियो कर लीजिए, अनुभार निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि H3PO4 जो कि ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड की क्षारकता कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि H3PO2 है का हमें क्या निकालना है, तुल्यांकी अम्ल, क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है। देखिए इसका अनुभार के अंदर हमें इसकी किसका भाग लगाना पड़ेगा, तुल्यांकी भार का, इसके किसका, क्षारकता, किसकी क्षारकता, क्योंकि ये अम्ल है, H+ आयन है, H+ आयन रिलीज करेगा तो अम्ल है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, अपने को क्षारकता का भाग देना पड़ेगा। देखिए अनुभार के अंदर अनुभार निकालेंगे, इसकी क्षारकता की बात आती है। अब इसकी क्षारकता कैसे निकालें, देखिए क्षारकता निकालते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास H3PO2 है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, देखिए केंद्रीय धातु परमाणु वो होता है जिसकी संख्या कम है। अब यहाँ पे संख्या किसकी कम है, देखो फास्फोरस है ना, तो यहाँ पे हम केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे। अब ऑक्सीजन इसमें दो तो एक ऑक्सीजन को तो कहाँ लिख देंगे, इसके सिर पे लिख देंगे। ठीक है, अब कितना ऑक्सीजन बच रहा होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3, तो इसका मतलब है हम OH लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, जांच करेंगे कि क्या तो काम में आ चुका है और क्या बचा हुआ है। ठीक है, तो देखना H3PO2 एक फास्फोरस काम में आ चुका है, इसलिए इसको काट दिया मैंने। ठीक है, 2 ऑक्सीजन काम में आ गए, 2 के 2 थे, दोनों के दोनों काम में आ गए। अब बचे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक काम में आया और यहाँ पे कितने हैं, 3, तो बचे कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या फास्फोरस से इसे बॉन्ड बना सकते हैं, तो एक के साथ ऐसे बनेगा, दूसरे के साथ ऐसे बनेगा। अब हमें ये पता है कि जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ वही हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि पोलर बॉन्ड होना चाहिए, तो ये वाला पोलर बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, ये टूट जाएगा और H+ आयन के रूप में रिलीज हो गया। तो नंबर ऑफ H+ आयन की संख्या कितने, 1, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी है, इसकी जो क्षारकता निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 1 होगी।
इसलिए यहाँ पे किसका भाग देंगे, 1 देंगे। अब देखिए फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के लिए जो क्षारकता की वैल्यू है ना वो कैसे निकालते हैं, ट्रिक है ये, केवल और केवल जो ट्रिक बता रहा हूँ वो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के लिए लागू होगी। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल की क्षारकता, क्षारकता कैसे निकालते हैं, देखिए क्षारकता के लिए क्षारकता कैसे निकालेंगे, n-1 से निकालेंगे। अब n क्या है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है, किसकी संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। अब देखना जैसे एक तो अपने पास क्या था H3PO4, नेक्स्ट था H3PO3, अगला क्या था H3PO2। अगर हम इसकी क्षारकता की बात करें, क्षारकता, तो देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, 4 में से 1 चला गया, देखिए जितना ऑक्सीजन की संख्या होगी उसमें से 1 घटाना है, 4 ऑक्सीजन है, 4 में से 1 गया तो क्या होगा, 4 में से 1 गया तो कितना बनेगा, इसकी 3 बनेगी, ठीक है, क्षारकता कितनी है, 3। अब देखिए 3 ऑक्सीजन है, 3 में से 1 गया तो कितना बनेगा, 2। इसका मतलब H3PO3 की क्षारकता कितनी होगी, 2 होगी। बात आती है इसके, इसमें हमारे पास क्या है, दो ऑक्सीजन, 2 में से 1 गया तो कितना बनेगा, 1। इसका मतलब है H3PO2 का जो क्षारकता है वो कितनी आएगी, 1 आएगी। तो बात क्लियर होगी। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए अब हम निकालेंगे क्या, क्षार की तुल्यांकी भार। देखिए क्षार का तुल्यांकी भार, देखिए क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, क्षार का अनुभार होगा, क्षार का अनुभार होगा, उस अनुभार के अंदर क्या करेंगे, क्षार के अनुभार के अंदर हम क्या करेंगे, अम्लता का भाग देंगे। देखिए अम्ल के लिए तो क्षारकता और क्षार के लिए अम्लता का उपयोग करते हैं। देखिए अम्लता क्या होती है, जितने OH आयन नेगेटिव त्यागे जाते हैं वो संख्या अम्लता कहलाती है। क्षारकता क्या थी, जितने H+ आयन त्यागे जाते हैं वो अम्लता क्या कहलाएगी, क्षारकता कहलाती है। देखिए तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, या क्षार है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अम्लता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अम्लता। तो इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। और अम्लता क्या है, क्षार द्वारा त्यागे गए OH नेगेटिव आयनों की संख्या, है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। और जो क्षारकता थी वो क्या थी, अम्ल द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या थी, ठीक है। अब देखिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने क्या है, कोई भी क्षार ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, क्षार। अब जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं क्षार तो कौन होता है और अम्ल कौन होता है, जैसे AOH है। अब इसके अंदर ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है और ये वाला भी बॉन्ड टूट सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ये ए क्या है अपने पास। देखिए ए पे डिपेंड करेगा। अगर ये मेटल है, अगर ये वाला मेटल है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। कौन सा टूटेगा, ये वाला। अगर ये नॉन मेटल है तो ये वाला बॉन्ड टूटता है। देखना कैसे, जैसे मैंने बोला अम्ल के लिए, क्या, अम्ल के लिए, किसके लिए, अम्ल के लिए। अगर मान लो कि नॉन मेटल है, क्या, नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल से ये जुड़ा हुआ है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अगर नॉन मेटल है, अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, तो देखिए अगर मान लो कि ये मेटल है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अगर ये नॉन मेटल है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। इसका मतलब ये नहीं टूटेगा। कौन सा टूटेगा फिर, देखिए इसको मैं बढ़ा देता हूँ। देखिए ये नॉन मेटल है, जब भी नॉन मेटल के साथ वो जुड़ा रहता है तो कौन सा टूटेगा, ये वाला टूटता है, ध्यान रखना। तो वो अम्ल होता है। अम्ल के लिए क्या ध्यान रखेंगे, नॉन मेटल है और उससे OH जुड़ा हुआ है तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जैसे अभी अभी हमने देखा नॉन मेटल फास्फोरस था और ये OH है, तो वहां पे कौन सा बॉन्ड टूट रहा था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये क्या होगा, अम्ल होगा। ये क्या होगा, अम्ल होगा। क्लियर हो गया। और एग्जांपल देखो, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। अब सल्फर कैसा है, नॉन मेटल, ये नॉन मेटल हो गया, ये भी नॉन मेटल था। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अगर मान लो कि ये ए नॉन मेटल हो तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये, और ये मेटल हो जाए तो ये वाला, ठीक है। दूसरा क्षार के लिए देखो, जैसे मान लो कि अगर मान लो कि हमारे पास क्या है, मेटल है और मेटल से OH जुड़ा हुआ है, तो अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूटेगा या ये वाला टूटेगा। देखिए मेटल होता है तो ये मेटल के नजदीक वाला बॉन्ड टूटेगा। अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल से दूर वाला बॉन्ड टूटेगा। क्लियर है। यहाँ पे मेटल है, मेटल के नजदीक वाला बॉन्ड टूटेगा। तो हम
क्या मिल जाएगा, यहां से तो मिलता है देखना PO नेगेटिव और मिलता है H+, लिखा होगा। ओके, इसकी बात करें तो यहां से टूटेगा तो SO नेगेटिव प्लस H+, अम्ल रिलीज हो रहा है तो अम्ल है ये। अगर इसकी बात करें तो ये मेटल है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये तो मेटल हो गया, ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे OH नेगेटिव और इस पे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे मान लो कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है NaOH है। अब ये कैसा है, मेटल है, मेटल है तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूटेगा। तो मेटल पे तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, OH नेगेटिव। इस प्रकार से कि हमारे पास क्या कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। और देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, क्षार NaOH। इस NaOH का हमें क्या निकालना है, इसका हमें तुल्यांकी भार निकालना है। क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अनुभार के अंदर इसकी जो है अम्लता उसका भाग देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जिसका अनुभार होगा, इसका अनुभार हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 40 आता है। कितना आता है, 40। देखिए अब बात आती है कि जो इसकी अम्लता है, इसकी अम्लता कितनी होगी। देखिए अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, Na प्लस OH नेगेटिव मिलेगा। ये इसका जलीय विलयन और ये इसका जलीय विलयन। देखिए मेटल है, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूटेगा, मतलब OH आयन रिलीज कर रहा है। अब OH आयन हम जानते हैं कि क्षार द्वारा त्यागे गए OH आयनों की संख्या क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, देखिए अम्लता कहलाएगी। अब जो NaOH की अम्लता है वो कितनी है, 1 है, तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या करेंगे, अनुभार के अंदर इसकी अम्लता का भाग देंगे। क्या देंगे, अम्लता का भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका अनुभार कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अम्लता का पता करते हैं कि इसकी अम्लता कितनी है। जब इसको पानी में डालेंगे ना, तो इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा, कहाँ से टूटेगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, क्योंकि मैग्नीशियम धातु होती है। जब भी मेटल होता है तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, मेटल की तरफ वाला। अगर नॉन मेटल होता है तो नॉन मेटल से दूर वाला बॉन्ड टूटता है। ये मैग्नीशियम कैसा मेटल है, धातु है, तो किधर वाला बॉन्ड टूटेगा, मेटल की तरफ वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, Mg+2। देखिए ये वाला चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, दूसरा OH माइनस, यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो वहां नेगेटिव जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, OH आयन की संख्या कितनी है, 1, तो इसका मतलब इसके अनुभार के अंदर 1 का भाग देंगे तो वही उसका क्या होगा, तुल्यांकी भार होगा। ठीक है, तो किसी भी क्षार का आप क्या निकाल सकते हैं, तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए अब हम सीखेंगे लवण का तुल्यांकी भार। देखिए लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार। देखिए लवण का तुल्यांकी, लवण कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, NaCl है, KCl है, Na2SO4 है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, लवण होते हैं। ऐसे बहुत सारे लवण होते हैं, इनका जो लवण का तुल्यांकी भार है वो कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, इनके जो अनुभार होगा, अनुभार है ना, ग्राम सूत्र द्रव्यमान है ना, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम चार्ज का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम चार्ज का भाग देंगे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा लवण का तुल्यांकी भार। ओके, अब बात आती है मैक्सिमम चार्ज कैसे निकालें। देखिए मैक्सिमम चार्ज निकाला जाता है, मैक्सिमम चार्ज कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे धनायन, धनायन पर धनायन की संख्या, धनायन की संख्या, धनायन की संख्या इंटू धनायन पर आवेश, धनायन धनायन पर आवेश, इसकी सहायता से क्या निकाला जाता है, मैक्सिमम चार्ज निकाला जाता है। क्या निकाला जाएगा, मैक्सिमम चार्ज। इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम चार्ज निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मान लो कि अपने पास एग्जांपल के तौर पर है NaCl, NaCl का हमें क्या निकालना है, तुल्यांकी भार। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अनुभार के अंदर क्या करेंगे, मैक्सिमम चार्ज का भाग देंगे। अब देखिए इसका मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, मैक्सिमम चार्ज। देखिए अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये किस में टूटेगा, एक तो टूटेगा Na+ में टूटेगा, Cl- में टूटेगा, इसको पानी में डालने पर। ठीक है, अब देखेंगे, अब यहाँ पे अगर मैक्सिमम चार्ज की कैलकुलेट करें, मैक्सिमम चार्ज
देखिए एक इसके मैक्सिमम चार्ज की बात करें तो देखिए धनायन की संख्या, यहाँ पे बताओ धनायन की संख्या कितनी है, एक है, तो एक लिखेंगे इनटू धनायन पर आवेश, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है धनायन पर आवेश, अब धनायन पर आवेश कितना है, एक है, इनटू एक, तो फाइनली कितना मिला, एक, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना रखा जाएगा, एक रखा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। देखिए अगला एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कि सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो कि अपने पास क्या है CaCO3 है, इसका हमें क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका अनुभार होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम चार्ज का भाग देंगे। अब बात आती है मैक्सिमम चार्ज कैसे निकालें, इसको हम पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा, Ca+2 में टूटेगा और दूसरा क्या टूटेगा, CO3-2 में। अब देखिए मैक्सिमम चार्ज निकालना है, इसमें से क्या निकालना है, मैक्सिमम चार्ज, केस क्या निकालना है, मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज कैसे निकालते हैं, धनायन की संख्या इनटू धनायन पर आवेश। यहाँ पे धनायन की संख्या कितनी है, एक, एक इनटू, और धनायन पर आवेश कितना है, दो, क्योंकि धनायन पर आवेश के अंदर है ना, तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो यहाँ इसका मतलब है 2 का भाग दे देंगे, इसका जो भी अनुभार रहेगा उसके अंदर 2 का भाग दे देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी लवण का हम क्या निकाल सकते हैं, तुल्यांकी भार कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा है कि नॉर्मलता क्या होती है, ठीक है, और नॉर्मलता के बाद भी हमने देखा है कि तुल्यांकी भार कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो नॉर्मलता के क्वेश्चन बनते हैं किस टाइप के बनते हैं, ठीक है, और वहां पे डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी साइंस को समझने में उनको बेहतर हेल्प मिले, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अगली क्लास के अंदर फिर मिलते हैं, तब तक आप, अगर आपको अनुभार निकालना नहीं आता है तो आप अनुभार निकालना सीख लीजिए, एटॉमिक मास और अनुभार निकालना सीख लीजिए। आपको मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के 11th की जो क्लास दी हुई है वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो है, वहाँ पे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लेंगे। उससे क्या होगा, आपका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको आता है तो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।